हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी जो पंजाब में है हुआ था। उनके पिता व्यवसाय के वकील थे, यानी कि मोहन राकेश के जो पिता थे वह वकील थे, परंतु उनकी साहित्यिक में बहुत ही रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ है। उनके पिता भी साहित्यिक थे, वो भी पुस्तकें पढ़ना बहुत रुचि मानते थे। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत से एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। मोहन राकेश जो है एमए तक, मास्टर डिग्री तक वो हिंदी और संस्कृत में पढ़ाई की है। तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादक किए। बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी के साथ साथ इन्होंने उपन्यास, नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाले कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये परिवेश से लिया गया है। उनकी रचना परिवेश है, उसमें से ये एक पार्ट एकांक लिया हुआ है। यह जो यात्रा वृत्तांत है, यह जो परिवेश है, यह यात्रा वृत्तांत है, उसमें से यह लिखा गया है। और लेखक जो है गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। पूरा वातावरण जो है गुलमर्ग का कैसा है, इसमें वो बता रहे हैं। अब यहाँ स्टार्ट है। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। उदासीन मतलब अनमना सा। बोलते कुछ जगह ऐसी है कि अगर एक बार देखो, दो बार देखो तो तीसरी बार देखने की इच्छा नहीं होती है, परंतु गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। इस जगह गुलमर्ग को बार बार देखने की इच्छा होती है, लेकिन जी कभी भरता नहीं है, आंखें कभी भरती नहीं है। मैं पहली बार गुलमर्ग गया, लेखक कहते हैं कि मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर तक सारा गुलमर्ग देख आया था। जब लेखक पहली बार गया तो उसको कुछ मतलब नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगा। खुला मैदान है, पूरा देवदार के घने झुरमुट पेड़ लगे हुए हैं। झुरमुट मतलब पेड़ पौधों का समूह। उनको एहसास मतलब कि अनुभव, उनको मतलब ये पूरा इतना असाधारण सा लगा, वो बहुत अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने गुलमर्ग को पहली बार देखा। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। यानी पहली बार गए थे तो लेखक एक मतलब कि कुछ समय में ही, कुछ घंटे में ही वो पूरा गुलमर्ग देख डाला था। परंतु जब वो वहाँ पर एक महीने किसी कारणवश रुके, तब उन्होंने देखा कि पूरा, यानी कि हम पूरे गुलमर्ग को देखने के लिए बहुत ही समय चाहिए, उसे पूरा कभी देखा नहीं जा सकता है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को उस सपाट मैदान के हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितली, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कैसे वो आत्मीयता, आत्मीय मतलब कि अपनापन होना, आत्मनित्य अपनेपन होना, मतलब कि जब जैसे जैसे हम जहाँ वहाँ पे रहने लगते हैं तो वह पूरा जैसे अपनापन लगने लगता है, हर चीज़ अपनापन लगने लगता है। चारों तरफ जो है तितलियाँ हैं अपने पर को उड़ाती हुई, कंपन करती हुई, और बादल जो है उठते हुए, बाद बर्फ़ चमकती हुई पहाड़ी तरह दिखता है। इतनी सुंदर वहाँ का दृश्य होता है कि अगर हम इमेज करें तो देखें तो हमें भी उस इमेज से, उस कल्पना से ही हमें भी वह सुंदरता हमारे हृदय को भी छू जाती है। दूसरी, वह पूरा विस्तार,
अलग, दूसरी तरफ जो है एकदम खुला। एक तरफ तो तितलियाँ उड़ रही हैं, बादल घूम रहे हैं, जैसे आप देखते हो ना बरसात में बादल उड़ते हैं हवा में, और पहाड़ियों पर बर्फ़ चमक रही है, और दूसरी ओर पूरा विस्तार यानी पूरा मैदान जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। सूर्योदय होता है तो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग में एकदम बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। फिर संध्या को यानी शाम को भी घना कोहरा, धुम्मस जिसे बोलते हैं कोहरे को, कोहरा जो है, कुहासा कोहरा जो है वह छाया हुआ रहता है। और दोपहर को पीली धूप, जिस तरह से धूप अधिक होती है, यह दृश्य सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभावना लगता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। जब वहाँ से लोग चलते हैं तो उनको यह एहसास होता है कि मतलब यह कितना मुझसे परिचित हो चुका है। बड़ा ही दुख होता है वहाँ से चलते। हम कहीं अगर रहने लगते हैं तो वहाँ पर हमें क्या हो जाता है, उस जगह से, उस उन लोगों से प्रेम हो जाता है, और हम जब चलते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, वह अपरिचित सा लगने लगता है। अब आगे की पैरा, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। गुलमर्ग में सपने कैसे उगते हैं? फूल, जिस तरह से प्लांटों पर, पौधों पर फूल उगते हैं, उसी तरह से हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में भी फूल, खुशी रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और बादल जो है सूर्य की वजह से एकदम लाल लाल, ऐसा लगता है कि लाल लाल आकाश रूपी छत हमारे ऊपर है। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे बादल भी एकदम लाल लाल, अगर सूर्य उगते आपने देखा है ना, उस समय थोड़ा सा बादल जो है लालिमा रंग पकड़ लेता है, और फूलों की जो कलियां बंद रहती हैं, कलियां मतलब बर्ड बराबर, तो वो कलियां भी नए नए खिलने लगती हैं, और रंग बिरंगे फूल जो है वातावरण में नई नई कोपले फूट आती हैं, पत्तियां नई नई, पत्तियां हरी हरी कोमल कोमल वो सूर्य के उगते ही खुल जाती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर समय नया नया सा महसूस होता है। बादलों की पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। आप लोग कल्पना करो, लोग बाहों को फैलाकर, पैर को फैलाकर, मस्त बाहों से सपोर्ट लेकर मैदान में बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानी मतलब क्या होता है? वहाँ के मतलब कि घूमने के लिए जो आए लोग हैं। पोर्टिको मतलब होता है बरामदा। पोर्टिको मतलब बादलों की पोर्टिको, यानी बादल के बरामदे के नीचे बाहें फैलाकर लोग घास पर बैठे रहते हैं, और जो दूर दूर तक देखने आए हुए लोग हैं उनके घोड़े जो है दौड़ते रोड पे दौड़ते हुए, क्योंकि जब हम जाते कहीं अगर घुड़सवार करना होता तो हम घुड़सवारी करते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाणा के पट पर जहाँ जहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। फिर देखते हैं कि जैसे ही हरियाली वहाँ पर फैली हुई है, और इधर उधर जो छोटा सा मतलब बादल घिरे हुए हैं, और बादलों में देखते हो सूर्य कभी निकलता है, कभी फिर बादलों ने ढक लेता, तो वैसे कहते हैं कि वह पारदर्शक मतलब पारदर्शक आर पार दिखना। बादल अगर छाए हुए हैं तो सूर्य में उसमें थोड़ी थोड़ी किरणें बाहर ज़मीन पर आती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमुई आभा ओढ़ लेता है। सुरमुई आभा मतलब सुरमुई होता है छुई मुई, जैसे बोलते हैं ना, कोई छू दो तो मतलब सिकुड़ सा जाता है।
कहते हैं कि मतलब ये जो फूल है सिह मतलब वो जो है रंगीन सॉरी मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, बादल घिर गए हैं। बादल यानी ओस ही ओस है। और जैसे बादल होता है जब घेरता है बादल एकदम अंधकार, तो एकदम क्या होता है, धुंध धुंध हो जाता है। उसी तरह से वहाँ भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ बरसात अधिक होती है और अधिक बरसात होने की अनिश्चित और अधिक बरसात होती है। और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखें तो पतली पतली रास्ते होते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो पतले पतले पगडंडी, पगडंडी मतलब जो हम चलते हैं अलग अलग पतले पतले रास्ते जहाँ पैरों द्वारा चला जाता है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैलाए रहेंगी, ऐसे ही कोमल विस्तृत और निढाल। कहते हैं जैसे बादल घेर लेता है तो पगडंडी पे चलने वाले लोग हैं वह बरसात से बचने के लिए छाए में चले जाते हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे जो पगडंडी है अपनी बाहें फैलाकर अपने यात्रियों पर यात्रियों को चलने के लिए अपने ऊपर बुलाती है। बाहें फैला ही रहती है, कोमल और विस्तृत, विस्तृत एकदम बिहार निढाल, एकदम बिना कुछ आ, बिना कुछ निढाल मतलब होता है कि एकदम ऐसे ही पड़े रहना। यहाँ पर लेखक अपनी कल्पना कर रहा है कि जैसे वो पगडंडियाँ हैं वह अपनी बाहें फैलाकर एकदम मदमस्त हैं और वो लोगों को बुला रही हैं। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जागेगा। जब सूरज चमक उठेगा तो फूल भी खिल उठेंगे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवत पगडंडियों में टंग जाएंगे। तब जैसे ही सूर्य उग जाएगा वैसे वहाँ पर भेड़ बकरी ज़्यादा पाली जाती है और वो पगडंडियों पर वो भेड़ बकरियाँ जाने दिखाई देंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रसिद्ध। जैसे धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता जाता, शाम आती है, ऐसा लगता है कि दिन जो है रात का इंतज़ार कर रहा है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। रात जिस तरह से दिन में वह पगडंडी इतनी वाचाल मतलब कि आने जाने वाले बोल बाल आवाज़ होना, और जब रात होती है तो एकदम खामोश हो जाता है, एकदम शांति वहाँ का वातावरण हो जाता है, कोई भी पगडंडी भी दिखाई देता नहीं है। अब आगे की पंक्ति। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की पे खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बोलते हैं कि वह रात मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं होटल की खिड़की पे खड़ा था और दूर से बरसात की घटा मेरी तरफ आ रही है और मैं इंतज़ार कर रहा था कब वह मुझ तक पहुँचे और मैं कब उसमें मैं भीग जाऊँ, उस बरसात में अपने आप को मैं भीग कर अपने आप को मैं गीला कर लूँ। बरसती घटा में घिर जाने का बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है, क्योंकि शहरों में ये सुख कम मिलता है। जहाँ खुला हो पहाड़ी इलाका वहाँ ये ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बार बार बरसातें होती रहती हैं। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। आ आ। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं उस बादल को बुला रहा था कि बादल तू आ, और मैं उस घटा में भीगना चाह रहा था और वह बुला रहे थे आ आ मेरी तरफ आ, और मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं तुझसे डर कर भाग जाऊँ। बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, बादल कड़कते हैं तो हम डर जाते हैं, तो बोलते हैं मैं नहीं डरूँगा, मैं तो कभी डरने वाला नहीं हूँ, तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा खूब तेज थी इसलिए घटाएं देखते हो जब बादल गिरता है, अगर हवा चल जाती तो बादल उड़ जाता है। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। अभी आप लोग इस समय जो है महसूस कर ही रहे हो कि अगर बिजली चमकती है
तो पूरा एकदम सबको डर लगता है। पूरी पृथ्वी जो है वह पृथ्वी और आकाश की जो सिराएं हैं कांप जाती हैं। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यहाँ पर कभी कहते हैं जैसे यह अभी इस समय का ये जो अगस्त का और जुलाई लास्ट और अगस्त का समय चल रहा है, उसी तरह से वहाँ गुलमर्ग में लेखक जो है यही वातावरण का अनुभव कर रहा है। आप सबका भी मन होता है कि मैं बादल में जाऊं, वहाँ पे खूब मैं भीग लूं और खूब अच्छे से मैं भीगूं और आगे चलता जाऊं। आगे का पैरा, मगर अचानक हवा रुक जाती है। लेखक जब इंतजार कर रहा है, बरसात आ रही है, मैं उस बरसात में अपनी बाहें फैलाकर खूब भीगूंगा, लेकिन क्या होता है, हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। जैसे हवा रुक गई, बादल जहाँ रुक गया, वहाँ जैसे पक्षी उड़ रहा है, वहीं पर वह अपनी बरसात, पूरी मूसलाधार बरसात कर रहा है। जैसे पक्षी उड़ता रहता है, अगर उसके पर मतलब पंखे, उसके पर, उसके विंग्स अगर कट जाएं तो वो वहीं पर धराशायी हो जाता है। वैसे ही हवा रुक जाने से तूफान रुक गया और वहीं पर बरसात जो है खूब होने लगी। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझ भी बहुत ऊंचे आसमान के नीचे आना पड़ा। यानी कि जब हवा रुक गई तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और हवा रुक जाने से बरसात बहुत दूर, लेखक से बहुत दूर तक ही बरसात हुआ, उनके पास नहीं पहुँच पाया। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। तूफान भी कम हो गया और मेरा भी जो अंदर से मैं एक्साइटेड था कि बरसात आएगी, मैं उसमें भीगूंगा, मेरा भी उत्साह जो है एकदम थम सा गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। मेरे अंदर था कि ये बादल में मूसलाधार बरसात में खूब भीगूंगा, इस बरसात को मैं हरा दूंगा, मैं कभी डरूंगा नहीं। लेकिन यह रुक गया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। ऐसे मतलब एक आध ही बार ऐसा हो सकता है, बार बार थोड़ी नहीं से तूफान आए और उसमें तुम्हें भीगने के लिए मिल जाए। गुलमर्ग में रहते हुए क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। जो लोग गुलमर्ग में रहते हैं उन लोगों की यह जो क्षण है, यह जो मैंने अनुभव किया है, इस क्षण को उनके जीवन में कभी न कभी तो आता ही रहता होगा। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या, खुला सपाट मैदान जहाँ गाल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गाल्फ खेलने के लिए? नहीं, गाल्फ खेलने के लिए नहीं, गोल्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के वातावरण की रुचि को प्राप्त करने के लिए। अब मैं इसकी PDF भेज दूँगी, आप लोग उसको लिख लेना। अस्तु, प्रणाम।